Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मुल्क की 3 बड़ी सियासी ताकतें आपस में नबरद आज़मा हैं। हर एक दूसरी 2 को टारगेट कर रही हैं। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा और पीटीआई सिंध में बसेरा किए हुए है। अदलिया और नैब मिलकर करप्शन का कलाकमा कर रहे हैं। शर्जील मेमन गिरफ्त में आ गए। सिंध हाई कोर्ट ने जमानत मुस्तरद की, नैब ने गिरफ्तार कर लिया। कायदे आजम यूनिवर्सिटी के तलबा उस्तादों से उस्तादी कर रहे हैं। बंद यूनिवर्सिटी खुलते ही तलबा ने फिर एहतजाजी महाज खोल दिया। इंतजामिया ने ताकत के बल पर आज तो क्लासें खुलवा दी, कल का कुछ पता नहीं। और माहौल में भी मिलावट है, बस मौत खालिस रह गई। दहशतगर्दी से इतने लोग नहीं मर रहे जितने आलूदगी मार रही है। सालाना 90 लाख अफराद पोल्यूशन की वजह से दम तोड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया आशर। अदलिया और नैब मिलकर करप्शन के खिलाफ नबरद आज़मा हैं। शरीफ खानदान के खिलाफ एहतसाब अदालतों में नैब रेफरेंसेस ज़ेर समात हैं और अब सिंध के साबिक वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन भी कानून की गिरफ्त में आए हैं। 6 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है तकरीबन, और सिंध हाई कोर्ट में उनकी जो दरख्वास्त जमानत थी वो मुस्तरद हुई। अब से कुछ देर पहले ही नैब ने उनको गिरफ्तार किया है। कल उनको एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा, लेकिन अभी मालूम हो रहा है कि उनकी तबीयत अभी से नासाज होनी शुरू हो गई है। उन्हें कल अपनी बेगुनाही साबित करना है। उधर आज फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार के अकाउंट फ्रीज हुए हैं। तो ये सब कुछ एक ऐसी सूरत हाल में हो रहा है कि जब मुल्क की तीनों बड़ी सियासी जमातें पूरी तरह से एक्टिव हैं, तीनों ही पार्टीज़ की जानिब से बाकी जो 2 पार्टीज़ हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई है और पीपल्स पार्टी का पहला हदफ सिर्फ नून लीग थी, लेकिन अब ये दोनों जमातें ना सिर्फ ये कि आपस में नबरद आज़माएं बल्कि नून लीग को भी मुसलसल टफ टाइम दे रही हैं। पेशावर का हल्का खासतौर पर NA4 इसकी वाज़ेह मिसाल है। वैसे तो ये कौमी असम्बली का एक बड़ा आम सा हल्का है जिस पर जीतने वाला चंद ही माह कौमी असम्बली का रुकन रहेगा, लेकिन इस हल्के को लेकर भी बड़ी गहमा गहमी है। बुनियादी तौर पर ये नशिस्त पीटीआई की है जो गुलजार खान की वफात के बाद खाली हुई है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत ज़्यादा पुरुमीद है इस हल्के में पीटीआई को झटका दे सकती है। उसकी वजह यह है कि गुलजार खान पीटीआई के मुनहरिफ रहनुमा थे और अपनी पार्टी पॉलिसियों से नाराज़ थे। तो इसीलिए पीपल्स पार्टी ये सोचती है कि शायद गुलजार खान के वोटर्स पीटीआई को वोट ना दें, इसीलिए इस हल्के में पीटीआई को शिकस्त देने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कल इस हल्के के लिए खुद बिलावल भुट्टो जरदारी पेशावर में मौजूद थे और जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने क्या कहा था, खासतौर पर पहले ये सुनवाते हैं आपको, फिर मजीद बात होती है। खान साहब की तो झूठ और सिर्फ झूठ है। पिछले 4 सालों में खैबर पख्तूनख्वा ने एक नया हॉस्पिटल नहीं बनाया। जिसे अपनी जुबान पर काबू नहीं, वो इस अजीम कौम की रहनुमाई कर सकता है। ये शख्स किस ढिठाई से दूसरों पर करप्शन का इल्जाम लगाकर अपने आप को फरिश्ता साबित करना चाहता है। खैबर पख्तूनख्वा के ठेकों से इमरान खान का किचन और तरीन का जहाज चलता है। खुशहाल अवाम नहीं, शरीफ खानदान और उनके हवाले हुए हैं। तो 2 अहम बातें थी इसके अंदर एक ये कि करप्शन का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पीपल्स पार्टी पर, और दूसरा है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई काम हुआ नहीं है। बहरहाल इस जलसे से मुतालिक सोशल मीडिया पर जो तस्वीर जारी की गई उससे लग ये रहा था कि पीपल्स पार्टी का एक जलसा बड़ा ज़बरदस्त था जिसमें लोग बड़ी तादाद में पहुंचे, लेकिन कल जो मनाजिर कैमरे की आंख ने देखे वो इससे ज़रा मुख्तलिफ थे। इस जलसे में बहुत सी कुर्सियाँ खाली भी नजर आईं, लेकिन इस सूरत हाल का सामना सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं करना पड़ा। पीटीआई के साथ कल 7 के जलसे में भी इसी किस्म की सिचुएशन थी। खान साहब के इस जलसे में वो पब्लिक दिखाई नहीं दी जिसकी पीटीआई आदी है। मुख्तसरन ये कि पीपल्स पार्टी पेशावर में और पीटीआई सिंध में मुतहरिक है। आम इंतखाबात से पहले दोनों जमातें एक दूसरे के सूबों में अपनी अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहती हैं। बिलावल पीटीआई पर तनकीद की सूरत में इसका इजहार कर चुके हैं और कल खान साहब ने भी खुलकर मियाँ साहब के बाद आसिफ अली जरदारी की विकेट गिराने का ऐलान किया था, उनको भी सुनिए। नवाज शरीफ और जरदारी ने इस मुल्क को मकरूज किया। एक की विकेट गिर गई है नवाज शरीफ की, अब जरदारी की बारी है। करप्शन और जरदारी एक ही नाम है। स्कूलों में टीचर नहीं, स्कूलों में दवारें नहीं, साफ पीने का पानी नहीं, क्लासरूम नहीं, डेस्क नहीं।
خان صاحب کے ایٹیٹیوڈ سے صاف لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا اگلا ہدف سندھ ہے اور اسی سلسلے میں خان صاحب سندھ کے دورے پر بھی ہیں. تو تمام تر یہ جو سیاسی صورتحال ہے یہ کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں سینئر صاحب اویس توحید صاحب نے جوائن کیا ہے, عامر احمد خان صاحب سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اتنی ساری خبریں ہیں کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میں شروع کہاں سے کروں. اب شروع کر دیں کیونکہ اب جب انتخابات قریب ہوتے ہیں تو پھر سیاسی گنگا الٹی بہ رہی ہوتی ہے. یہ بالکل اسی یعنی طرح سے ہو کل رہا کی ہے. جو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی جو ہے وہ اب ان کے خلاف کھڑی ہے. عامر ایسے ہی ہے. نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, آپس میں آمنے سامنے ہے. اور جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی پیپلز پارٹی جی اب وہ چاہ رہی ہے کہ کس طریقے سے لے دو کی پالیسی اور اس وقت عدلیہ کی سب سے بڑی مخالف جو ہے وہ حکمران جماعت ہے. اب یہاں پر جو کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمہارے ایجنڈے کو ہم تمہارے جو تمہارا ایڈیٹوریل ایجنڈا ہے اس کو ہم خراب کر دیتے ہیں جس طرح سیاست خراب ہوئی ہے. میں واپس آ رہی ہوں. ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے, دوسری طرف حکومت ہوتی تھی, اپوزیشن ہوتی تھی, لیکن اب سب کچھ مکسڈ نظر آ رہا ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سی جماعت چاہتی کیا ہے. پیپلز پارٹی سندھ سے نکل کر چلی گئی ہے کے پی سے پی ٹی آئی نکل کر یہاں آ گئی ہے. نون لیگ پہلے ہی بڑی بری طریقے سے اس سچویشن کے اندر پھنسی ہوئی ہے کہ ان کے اپنے ایک تو جو کیسز چل رہے ہیں ان کو ان سے نمٹنا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ کچھ نہ کر کے بھی بہت کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ان کے اپنے اندر کے اختلافات ہیں. فائدہ کس کو پہنچنے والا ہے؟ دو تین پیمانے ہیں آنے والے دنوں کے اندر ناجیہ. ایک تو یہ کہ آج جو سینٹ کے اندر جو ترمیم تھی جس کے تحت پارٹی کا سربراہ جو ہے ایک نااہل شخص ہو سکتا تھا اور اس سے ایک روم ملا تھا نواز شریف صاحب کو واپسی کا, اور ایک قائد کی صورت میں جس طرح الطاف حسین نے ماضی کے اندر رول کیا تھا. تو ان کے رہنما کہہ رہے تھے جو ہاکش تھے نون لیگ کے, دیکھو یار سادہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا, یہ نواز شریف صاحب اب ہماری سیاست. اب یہ جب جائے گی نیشنل اسمبلی کے اندر تو 2/3 اکثریت تو نہیں چاہیے اس کو. تو صرف یہ کہ آپ اگر وہاں پر روڑے اٹکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کا اپنا ہاؤس جو ہے وہ ان ڈس آرڈر. اور جو ہم دیکھ رہے ہیں پیرزادہ صاحب جو باولپور کے, ان کا ماضی بھی کئی جماعتوں سے گزرتا ہوا نون لیگ پر انہوں نے کیا ہے, تو وہ جس اوورٹیک کی بات کر رہے ہیں اور ٹیک اوور کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہمیں کلیئر ہو جائے گا کہ جی نون لیگ کا مسائل سنگین ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو ہم آپ کے پروگرام سے شروع ہونے سے پہلے میں اور عامر صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ ضیاء صاحب کے دور سے یہ کہ کنگری ہاؤس کے اندر جب اس طرح کے اتحاد بننا شروع ہو جائیں اور اس طرح کی خبریں آنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے سازش انہوں نے اپنا گھر بنانا شروع کر دیا, آباد کر دیا. اور یہ اسٹیبلشمنٹ, تو اسٹیبلشمنٹ کا ہمیں لگتا ہے کہ کنگری ہاؤس میں جو ہو رہا ہے لوگ بھی سندھ کے جانتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے اتحاد بنتے ہیں 7-8 ماہ قبل, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اگر یہ بن رہا ہوتا ہے اتحاد 3 سال قبل عامر صاحب بالکل, تو پھر ہم یہ کہہ رہے ہوتے کہ ان کو بھی ضرورت ہے چیک اینڈ بیلنس کی سندھ کے اندر. یہ جو ایک بالکل فری فار آل ملا ہوا ہے نا کہ ان کے پاس کوئی متبادل نہیں ہے سندھ میں, کوئی واچ ڈاگ نہیں ہے, تو پیپلز پارٹی کا لیکن اس اتحاد سے مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہونا ہے. اس میں ذوالفقار مرزا صاحب بھی ہیں, اس میں صفدر عباسی نالا آدمی وہ بھی ہیں, منور عباسی بھی ہیں, اس کے اندر اور کون ریاض پریجو صاحب ہیں, تو عامر صاحب 8 ماہ میں کیا ڈفرنس یہ کریٹ کر سکتے ہیں؟ سندھ کے اندر تو بے شمار قوم پرست پارٹیز بھی رہی ہیں لیکن جو پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہے اس کو وہ نہیں چھیڑ سکی ہیں. وہ 8 ڈفرنس کی جب آپ بات کرتے ہیں تبدیلی کی آپ بات کر سکتے ہیں 8 مہینے میں کتنی تبدیلی لائی جا سکتی ہے, تو وہ کوئی جینوین گراس روٹس بیس تبدیلی تو نہیں ہے نا. وہ عوام کے یا معاشرے کے ذہن کی تبدیلی کی بات تو نہیں ہو رہی ہے. یہ تو ایک خاص طرح سے سیاست کو الجھانے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ جو اویس نے بات کی ہے نا کنگری ہاؤس کے اجلاس کی, آج جو عدالتوں میں شرجیل میمن والا 5 گھنٹے جو ایک ڈرامہ چلا ہے, آپ دیکھیے چاہے وہ عمران خان کی جماعت ہو, چاہے نواز شریف کی جماعت ہو, چاہے آصف علی زرداری کی جماعت ہو, ان سب کو مقدموں میں, کرپشن میں, الزامات میں, مقدمات میں اس طرح سے الجھا دیا گیا ہے کہ اگلے 8 مہینے یہ تو اسی کام کے اندر مصروف ہیں. اچھا, اس میں ایک اور خاص بات ہو سکتی ہے, مقدمے ہو گئے, کرپشن کے الزامات ہو گئے, کیسز ہو گئے, یہ تو اپنی جگہ ہیں, لیکن ایک اور اہم پہلو اس کا یہ نظر آتا ہے کہ ایم کیو ایم الطاف مائنس کی بات ہوئی تھی, مائنس کراچی کھل گیا. سوری تمہارا سوال پورا نہیں کرنے دے رہے. سب سے بڑی بات یہ ناجیہ کہ کراچی جو ہے نا, لیکن وہ -1 ہوا, اس کے بعد پھر نواز لیگ میں بھی آپ دیکھیں -1 کا فارمولا اپلائی ہو رہا ہے, تو اب یہ 3rd 1 ہے کیا؟
वो उसके अंदर कंस्पिरेसी थ्योरी है कि नून लीग चाह रही है कि एहतसाब बिल के अंदर फौज और अदलिया को ले आए। जो शहबाज शरीफ ने कहा था, अभी बयान दिया था कि फौज और अदलिया का अपना एहतसाब है इदारों के अंदर, इंटरनल एक उनका मैकेनिज्म है, उसको आप न छेड़ें, एहतसाब बिल में ना आए या नैब के उसमें शिकंजे में ना आए। नून लीग जो है अब पस मंज़र में ये चाह रही है और वो पीपल्स पार्टी को पैगामात उन्होंने देना शुरू कर दिए हैं। अब पीपल्स पार्टी उसकी बुनियाद पर करेगी जो मुका वो करेगी इस्टेब्लिशमेंट से, वहाँ पे उसको होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नून इस बिल में साथ देगी। अभी 2 रोज़ कबल हमने एक बहुत ही सख्त बयान देखा आसिफ जरदारी का, वो कहते हैं फिलफौर गिरफ्तार किया जाए नवाज शरीफ को। बिल्कुल। तो मुका मैं नहीं समझ रहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में हो रहा है। मुका अगर हो रहा है तो वो पीपल्स पार्टी किसी न किसी तरह एक है कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बात ऐसी बन जाए जहाँ पे जाके तो वो ज़बान भी वो बोल रहे हैं। एज अ नेगोशिएटर वो अपना जो रोल तलाश कर रहे हैं इस मौजूदा सियासी माहौल में, वो एक नेगोशिएटर का माहौल है। और आसिफ जरदारी साहब जिस तरह से अपनी सियासत करते हैं, मेरा ख्याल है उनको इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं होगी कि कराची में भी -1 हो गया और नवाज लीग के अंदर भी -1 हो गया है। माहौल ऐसा बना हुआ है कि अगर ऐन वक्त पे भी ज़रूरत पड़ी तो शायद तहरीक इंसाफ के अंदर भी -1 हो जाए और फिर इस सारी चीज़ की वजह से उनको भी सियासत से अपने आप को अलहदा करना पड़े। मेरा ख्याल है उससे उनको इससे गर्ज नहीं है, उनको इससे ज़्यादा गर्ज है कि वो कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसके तहत ये पॉलिटिकल डील निगोशिएट होती है और बाकी किसी को कुछ मिले ना मिले उन्हें क्या मिलता है। लेकिन ये हमारी सियासत का इस वक्त हाल हो गया। रोल प्ले करते हैं तो सिंध के बाद फिर उनकी स्टैंडिंग कहाँ पर रह जाती है? बाकी सूबों में क्या होगा? नेगोशिएटर का इज नॉट अ पब्लिक, कोई पर्सनालिटी तो नहीं है, कोई जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो तो नहीं है ना जी, वो आसिफ अली जरदारी हैं, उनकी एक्सपर्टीज ही डिफरेंट है। वो तो पीछे आके उन्हें बीली डीली करनी है। अपना रोल तो प्ले कर लेंगे, पार्टी कहाँ जाएगी? पार्टी सिंध से तो बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। पार्टी जो है वो अब सिंध के अंदर भी मजीद महदूद हो सकती है इनके बाद। और मेरा ख्याल है वो पार्टी जिस वक्त तक आसिफ जरदारी साहब को वो इस मकाम पर रख सकती है कि उनको एक पॉलिटिकल डील नेगोशिएट करने के लिए मजबूरी बन जाए फौज की या एस्टैब्लिशमेंट की कि उनको इस्तेमाल करें, तो उस वक्त तक उनके लिए वो काफ़ी है। उसके बाद उस पार्टी का क्या हाल होता है या क्या हाल नहीं होता, मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई सीरियस गर्ज है। कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेज कर रहे हैं, वो दिलों को पे राज करने वाली पार्टी नहीं है, या दिलों से आवाज़ वाली जो एक होती है वो पार्टी नहीं है। इम्तियाज शेख का क्या ताल्लुक है इस पार्टी के साथ जो शिकारपुर से लिया है? ये महरों का क्या ताल्लुक है हमें नहीं पता। ज़िया-उल-हक साहब के ज़माने में कौन था? जाम सादिक अली के ज़माने में सबसे फ्रंट मैन जो थे इम्तियाज शेख थे। तो मंजूर भट्टू का क्या, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि मंजूर भट्टू को पंजाब के अंदर आपने किया, तो मामला बहुत संगीन है। और अभी आपको देखें खबरें आ रही हैं कि चंद साहब जो हैं उन्होंने जाके इशारे किए, उनके भाई पीटीआई में चले गए। तो ऐसे ऐसे लोग छोड़ के जा रहे हैं पीपल्स पार्टी को या मुनहरिफ हुए हैं। वर्कर्स तो हज़ारों की तादाद में जो पीटीआई या पीएमएलएन कहीं चले गए या फिर पीछे अपना पस मंज़र में चले गए। लेकिन बात यही है कि बुनियादी चीज़ यही है कि ये जो लफ्ज़ किया ना, ये दिलों पे राज करने वाली नहीं है, ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट करने वाली है। ऐसी सूरत हाल में पीटीआई को कितना फ़ायदा पहुंचेगा और पीटीआई को कितना ग्राउंड मिलेगा यहाँ पर खुलकर खेलने का? इंटीरियर की मैं नहीं बात करी, लेकिन जो शहरी इलाके हैं सिंध की, क्यों क्या ख्याल है? $1 मिलियन अगर तुम्हें ट्रोल हासिल करना है ट्विटर पे तो हम बता देते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में देखिए ऑन अ सीरियस नोट, पीटीआई का जब एक पूरा एक फिनोमेनन जब हुआ तो हमने ये कहा कि ट्रेडिशनल पार्टीज को ये चेक एंड बैलेंस करेंगी। ज़रा एक होता है कि पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को एक वक्ता मिलेगा, एक सख्त मुकाबला मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब ने पंजाब के अलावा किसी सूबे के अंदर कोई दिया ही नहीं, जोर ही नहीं दिया। अब देखो वर्किंग कार्डर नहीं बना। कराची के अंदर 2013 के अंदर 6 लाख वोट पड़े, दूसरी बड़ी जमात थी और 5-6 सीटें इनकी पक्की थी, ठीक है ना। वो जो भी हुआ ठप्पे लगे, वो एक अलग बहस है। उन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया, उन्होंने धरने के अंदर 126 दिन और खर्च किए। अभी भी आप देखो सेवन शरीफ पे या शिकारपुर या जैकबाबाद में या घोटकी में जलसे करने से
सिंध के आवाम का कोई नहीं हो सकता। अभी भी आप देख लो ना, वहाँ आकर भी वो ये कह रहे हैं कि मैं 21 साल से आ रहा हूँ और सिंध की हालत में यही देख रहा हूँ, लेकिन उस 21 साल में 2013 में वो तब्दीली का नारा लेकर आए, बड़े इंस्पायर वर्किंग काडर के साथ, लेकिन वर्किंग काडर जब तक नहीं लेकर आएंगे उस तक नहीं, वो अब 2017 में तो नहीं चलेगा। उनको अगर इंस्पायर करना था तो जो केपी में अगर उन्होंने अच्छी गवर्नेंस की होती तो उसके जरिए इंस्पायर करते वो सिंध के लोगों को। देखिए खाली नारा तो नाजिया कभी भी नहीं चलेगा ना। इमरान खान साहब के सामने बड़ी दो वाज़ेह ऑप्शंस थी। एक तो ये कि खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे उनको हुकूमत मिलती उसको फोकस करते और अपनी सलाहियतें जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्रूव गवर्नेंस के लिए सबको दिखाते। ये रास्ता मुश्किल भी था, इसमें इतना ग्लैमर भी नहीं था जितना कि एहतजाजी सियासत के अंदर होता है, जितनी एजुटेशनल पॉलिटिक्स के अंदर होता है। उन्होंने आसान और ज़्यादा ग्लैमरस रास्ता चुना एहतजाजी पॉलिटिक्स का, और एहतजाज की सियासत का एक अपना डायनामिक होता है, वो एक वक्त तक चलती है और उसके बाद लोग कहते हैं कि ठीक है भैया, आप जिसको भी बुरा कह रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, हम बिल्कुल आपके साथ एग्री करते हैं, आप क्या दे सकते हो हमें, या आपके पास हमें ऑफ़र करने के लिए क्या है। और वो चीज़ अभी तक इमरान खान साहब के जो सामने नहीं आए। सो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बुरी हालत जब नवाज़ लीग की भी है और पीपल्स पार्टी की भी है, उससे वो बराह रास्त फैसला कोई फ़ायदा उठाने में अभी तक कामयाब हुए हैं। क्यों वैसे एक पंजाब, एक जो आमिर जो और नाजिर जो हमें सबसे बड़ा लगता है ना रेस्टोरेंट ऑफ पॉलिटिक्स, वो लगता है कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है, ये पार्लियामेंट की जो एक कंपोजिशन है और स्ट्रेंथ है नंबर गेम में, वो पंजाब डोमिनेट करता है। तो इसी तरह 1971 से पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान का क्या रोना था, वो ये कहते हैं मेजॉरिटी, तो वो कहते थे नहीं 50-50। तो भाई अगर पंजाब की डोमिनेंस जब तक रहेगी तो पंजाब की ही लड़ाई रहेगी, पंजाब की ही पॉलिटिक्स की बात हो रही है। अब देखो, अब सैडली इस पूरी लड़ाई के अंदर 3 छोटे सूबों का क्या लेना देना, बलूचिस्तान वालों से पूछने, खैबर पख्तूनख्वा से पूछने, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बात ये कि 272 के अगर हाउस के अंदर बराह रास्त जो नशिस्तों का हाउस है उसमें अगर 148 सीटें हैं तो फिर नून लीग की भी वहीं पे निगाहें मरकूज होंगी, नवाज शरीफ भी वहीं पर होंगे, मरियम नवाज भी वहीं पे होंगी, शहबाज भी वहीं पे होंगे, इमरान खान भी वहीं पे होंगे। तो ये जब सारे वहाँ पर होंगे तो दूसरे सूबों में क्या होगा, पॉलिटिक्स जो है वो फरोग नहीं पाएगी मेरे ख्याल में। इसी वजह से इमरान खान साहब से अगर आप प्राइवेटली अगर उनकी जो बाज़गश्त होती है, जो सुनाई देती है बात, वो होती है कि पहले पंजाब मरकज में कर ले, उसके बाद छोटे सूबे में। मैं समझता हूँ दिस इज अनफॉर्चुनेट। ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट कमेंट चाहूँगी आप दोनों का। सवाल एक ही है और वो ये है कि जिस तरह से अभी ये 3 बड़ी सियासी ताकतें पाकिस्तान के अंदर ताकत आजमाई कर रही हैं और मुश्किल वक्त से भी गुजर रही हैं। 2018 के इलेक्शन करीब हैं, तकरीबन 8 माह का वक्त रह गया है। इस्टेब्लिशमेंट पहले ही फौज कह चुकी है साफ लफ्ज़ों में कि वो जमहूरियत का फ़रोग चाहती है, वो चाहती है कि जमहूरियत अपनी डगर पर चलती रहे। तो इलेक्शन होने हैं, जमहूरियत अगर कामयाब रहनी है, चौथी जमात भी तो शामिल कर लो, एस्टेब्लिशमेंट को भी कर लो, तो फिर अब आपको क्या आसान हो जाएगा। उसको भी शामिल करते हुए आप क्या देखते हैं 2018 में किसको कामयाबी मिलने वाली? बहुत शॉर्ट सा कमेंट कीजिएगा। एक फ्रैक्चर्ड फ्रैगमेंटेड टुकड़ों में बटी हुई पार्लियामेंट और उसका सारे का सारा फ़ायदा जो है वो फौज को। हंग पार्लियामेंट जो सारी एक्सरसाइज हो रही है वो अनफॉर्चुनेटली वो हंग पार्लियामेंट की हो रही है, और ये नहीं चाह रहे जो भी यहाँ पे रियासती इदारे हैं कि पार्लियामेंट में किसी की अक्सरियत हो और वो डिक्टेट करे, और यही रस्साकशी अभी हम देख रहे हैं। मैं समझता हूँ रियासती इदारों में सबसे बड़ी बात ये कि इंतखाबात से कबल या इंतखाबात से करीब ये वज़ह कर लेना चाहिए कि इख्तियारात की जो जंग है, इख्तियारात किसके कहाँ पे शुरू हो रहे हैं, कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, वो अभी तक इस रियासत के यानी ये वो जंग है जो जारी रहेगी, इसका कोई अंजाम नजर नहीं आता है। बहुत शुक्रिया ओवैस तौहीद साहब आपका, आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मुफस्सिल से गुफ्तगू रही। मौजूदा ये जो सियासी कुछ और स्टोरीज मुझे शामिल करनी, एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। हम सब जानते हैं कि आलूदगी इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है, नुकसानदेह है, लेकिन ये किस हद तक ख़तरनाक है इसका अंदाज़ा हाल ही में सामने आए हैं कुछ आदादोशुमार उससे हुआ। लैंसेट नामी एक जरीदा है जिसने माहौलियात से मुतालिक एक रिपोर्ट शाया की और उसमें जो इंकिशाफात सामने आए वो बड़े हैरानकुन और चौंका देने वाले हैं। मालूम ये हुआ है कि दुनिया में हर 6 में से 1 आदमी आलूदगी की वजह से मर रहा है। यानी दुनिया में जंगें और बीमारियां इतनी जान नहीं ले रही हैं जितना आलूदगी मार रही है। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक इस रिपोर्ट में क्या कुछ बताया गया है, इसकी एक तस्वीर को दिखाते हैं, फिर मज़ीद बात करेंगे।
जी, तो ये रिपोर्ट आपने देखी, दुनिया भर में सालाना बात आलूदगी की वजह से हैं, और अगर इन्हीं आदाद शुमार का मजीद गहराई से हम जायजा लें तो इन ममालिक का तस्करा करें जो आलूदगी से ज़्यादा मुतासिर हैं, यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो, और यहाँ आलूदगी से सालाना हलाकतों का जो रेशो है 25% तक नज़र आएगा, और हम भी इन्हीं ममालिक में शामिल हैं जो माहौलियाती आलूदगी से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। फ़िज़ाई आलूदगी से सबसे ज़्यादा मुतासरा शहरों की फहरिस्त है, जिसमें हमारा रीजन टॉप पर है, और कराची आलूदगी से सबसे ज़्यादा मुतासरा शहरों में 5वें नंबर पर आता है, पेशावर है 6ठे नंबर पर, और रावलपिंडी 7वें नंबर पर आता है। यानी हम लोग आलूदगी में सरे फहरिस्त हैं। तो सोचें कि ये जो आलूदगी है हमें किस हद तक नुकसान पहुंचा रही है। फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, दिल के अमराज इससे होते हैं, दीगर ख़तरनाक बीमारियां हैं जो कि आलूदगी की वजह से हो रही हैं। और पाकिस्तान में जो आलूदगी है वो 3 अक़साम की है। हमारी फ़िज़ा आलूदा है, हमारा पानी आलूदा है, और यहाँ तक कि हमारी ज़मीन भी आलूदा होती चली जा रही है। पाकिस्तान में फ़िज़ाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह सड़कों पर दौड़ती गाड़ी। तरक्की याफ्ता ममालिक में अब ऐसी गाड़ियाँ तैयार कर ली गई हैं जो माहौल के लिए नुकसानदा नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि लोगों की क़ुव्वत इस्तिताअत कम है, इसलिए लोग इस टेक्नोलॉजी पर अभी इन्हिसार नहीं कर सकते। इसीलिए हम वही पुरानी जो पेट्रोल और डीजल इंजन पर गाड़ियाँ चला रहे हैं, और इससे माहौल भी आलूदा होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो कंपनीज नई गाड़ियाँ बना रही हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होती हैं। फिर ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर और टूटी हुई सड़कें भी फ़िज़ाई आलूदगी की एक बड़ी वजह बनती हैं। ट्रैफिक जैम है, फ्यूल ज़्यादा जलता है, माहौल ज़्यादा आलूदा होता है। इसीलिए फ़िज़ाई आलूदगी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई है। आबी आलूदगी भी है, क्योंकि यहाँ पर नदी नालों के पानी को फ़िल्टर करने का कोई इंतज़ाम नहीं होता। गंदा पानी होता है वो समंदर में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारे साहिलों पर कई किलोमीटर तक मछलियाँ मर चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। और ज़मीनी आलूदगी भी एक बड़ा मसला, यहाँ कचरे को ठिकाने लगाने का कोई मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद नहीं है। मौजूद जो कचरा होता है वो इसी तरह से सड़कों पर जला दिया जाता है, माहौल को नुकसान पहुँचाता है। तो सूरत हाल बहुत संगीन है, लेकिन हम इस पर काबू पाने के लिए कर क्या रहे हैं और क्या किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हमें माहिर माहौलियात साकिब एजाज हुसैन साहब ने ज्वाइन किया स्टूडियो में। साकिब साहब, आपका आलूद बहुत बड़ी और संगीन वजह है इंसानी अमवात की। पाकिस्तान के बारे में आया है कि सालाना 3 लाख लोग मर रहे हैं आलूदगी से। किस तरह से हम, ज़ाहिर है आलूदगी को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या कमी लाई जा सकती है? बहुत शुक्रिया नाजिया, आपने आज के प्रोग्राम में मुझे दावत दी इस मौजू पर बात करने के लिए। ये जो इस वक्त जिस रिपोर्ट की आप बात कर रही हैं ये कोई नई रिपोर्ट नहीं, बल्कि इससे पहले कितनी ही ऐसी रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक और WHO शाया कर चुका है। इसमें पाकिस्तान के हवाले से और ख़ास करके कराची के हवाले से जो एयर पोल्यूशन के हवाले से रिपोर्ट आती रही हैं वो हमें जगाने के लिए काफ़ी थी, मगर हमने कोई 2006 में, 2016 में, 2013 में बल्कि वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी थी, इसमें उन्होंने बताया था कि सालाना कई लाख लोग जो है वो मर जाते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से इस शहर में। सही। सोपार्को मुख्तलिफ इदारे हमारे यहाँ काम करते रहे, एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करते रहे, और ये बात बिल्कुल ठीक। कराची दुनिया के जो WHO ने रिपोर्ट दी थी 381 दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की, उसके 10 बदतरीन शहरों में कराची का नाम आता है। सही। 5वां बदतरीन शहर जो कि एयर पोल्यूशन की वजह से मुतासिर होता है। इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। ठीक है, अब इसके हम जिम्मेदार हैं, हमें करना क्या चाहिए? आपसे लेकिन एक खबर बहुत अहम आ गई है, आप भी इसको सुनकर बड़ा खुश होंगे, क्योंकि एक खुशी की खबर आई है, और वो ये है कि पाकिस्तान ने श्रीलंका को वनडे सीरीज में वाइट वॉश किया है, टेस्ट सीरीज की शिकस्त का बदला चुकाया है। कौमी टीम ने 5 मैचेस की सीरीज 5-0 से जीत ली है, और 5वें वनडे था ये, जिसके अंदर श्रीलंकन बैटिंग लाइन फ्लॉप रही है, पूरी टीम 113 हुई है, और पाकिस्तान ने 104 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल। बात कर रहे हैं इस वक्त माहौलियाती आलूदगी की, और साकिब एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक अच्छी खबर तो हमने सुन ली, लेकिन ये जो बुरी खबर है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम जिम्मेदार कितने हैं इस आलूदगी के, और हम ऐसा क्या करें जो इस पर काबू पा लें? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले जो मैं आपसे बात की कि इसके सबसे ज़्यादा हम खुद जिम्मेदार हैं, वो इसलिए कि तरक्की की रफ्तार बढ़ाने में हम इतने आगे निकल गए कि हमने अपने माहौल को पीछे छोड़ दिया। हमने इस बात की फिक्र ही नहीं की कि हम अपनी फ़िज़ा में, अपने पानी में, अपनी हवा में जो चीज़ें खारिज कर रहे हैं वो कितनी ख़तरनाक हैं, हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बड़ों के लिए, हमारे बूढ़ों के लिए। कराची की जो इस वक्त एयर क्वालिटी है और WHO की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक यहाँ पे जो बारीक वाला डस्ट है उसकी मकदार 117 से तजावुज़ कर चुकी है,
اور جو WHO کے مطابق اس کی مقدار جو ہے وہ 10 اور 15 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اب آپ اندازہ لگا لیں, جو میں بار بار ایک بات کہتا ہوں ہر پروگرام میں, حیرت ہوتی ہے کہ اس شہر کے لوگ زندہ کیسے ہیں. ہم نے اپنے یہاں پر کوئلے کو بری طریقے سے کوئلے کی امپورٹ کو خیر مقدم کیا, لیکن آج تک اتنے سالوں سے یہاں کوئلہ آ رہا ہے, ہمارے پاس سٹینڈرڈ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی سٹینڈرڈ موجود نہیں کہ کس کوالٹی کا کوئلہ کراچی میں آنا چاہیے. وہی خراب کوئلہ ہمارے یہاں جلایا جاتا ہے. ایئر پولوشن کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے. ایک بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں ایک یہ شہر ملا ہے جہاں پہ سمندر کی وجہ سے ایئر فلشنگ ہو جاتی ہے, لیکن جو کلائمیٹ چینج اس وقت ہو رہا ہے, اور کلائمیٹ چینج دنیا بھر کا ایک بڑا مسئلہ ہے, اور ہمارے ہاں جو ایونٹس ہو رہے ہیں, اور اب اس طرح کے ایونٹس بار بار ہوتے رہیں گے, اس میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہیٹ ویوز ہیں, اور جو اس طرح کے ایونٹ جہاں پہ بار بار آ رہے ہیں جس میں کہ ہوا بند ہو جاتی ہے. ثاقب صاحب, ایک سوال یہ بنتا ہے کہ کلائمیٹ چینج تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے, لیکن متاثر زیادہ ہو رہا ہے, اور اس کے اندر جو ٹاپ ممالک آتے ہیں اس کے اندر پاکستان کا نام ہے اور انڈیا کا نام ہے. پاکستان اور انڈیا ایسا کر کیا رہے ہیں جو اس خطے کے لیے, اس کے ماحول کے لیے خطرناک ثابت ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کے حوالے سے میں بتاؤں آپ کو کہ جو ہمارا امپلیمنٹیشن آف لا نہ ہونے کے برابر ہے. ہمارے یہاں قانون بنائے جاتے ہیں, اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا. ہمارے یہاں پہ پہلے ڈیسیجن ہو جاتے ہیں, پروجیکٹس لائے جاتے ہیں, لیکن ان کے اوپر قوانین بعد میں بنائے جاتے ہیں. بہت بڑا ایشو جو میں نے آپ کو کوئلے کا بتایا, KPT کول یارڈ اتنا بڑا زہریلا جو ہے وہ دھواں کراچی میں جاتا ہے, ڈسٹ جاتی ہے جس پہ لوگ سانس لے رہے ہوتے ہیں. دوسرا بہت بڑا ایشو ہماری گاڑیاں ہیں. ایک بہت بڑا پروگرام ہمارے یہاں شروع کیا گیا پاکستان کے مطابق, پرانی گاڑیوں کو فیز آؤٹ ہو جانا تھا, ان کے لیے ٹیسٹنگ سسٹم لگائے جانے تھے, فنڈنگ بھی آئی, لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں کچھ کام نہیں ہو سکا. ہمارے یہاں وہی پرانی گاڑیاں آج بھی روڈ پہ موجود ہیں. 80% سے زیادہ جو پولیوشن ہے ہماری پرانی گاڑیوں کی وجہ سے, لیکن وہ فیز آؤٹ نہیں ہو پا رہی, اس لیے کہ امپلیمنٹیشن آف لا. اس کی وجہ فائنینشیل پرابلمز ہوتی ہیں کہ آپ ابھی تک پرانی گاڑیاں, وہ جو انوائرمنٹ فرینڈلی گاڑیاں آ گئی ہیں وہ ہم یوز نہیں کرتے, تو وہ فائنینشیل پرابلمز اپنی جگہ پر ہیں. سب سے پہلے آپ کو پولیٹیکل ول چاہیے ہوتی ہے. ہمارے یہاں ول نہ ہونے کی وجہ سے پروجیکٹس اور یہ تمام اقدامات نہیں ہو پاتے. ایک تو پولیٹیکل ول بھی, دوسرا پریفرنس بھی تو ہوتا ہوگا نا, کہ آپ کی ترجیحات ہیں کیا, حکومت کی ترجیحات ہیں کیا, وہ کرنا کیا چاہتی ہے. ہماری حکومت کی ترجیحات کا تو اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا جو انوائرمنٹ کا بجٹ ہے وہ آپ کے ٹوٹل بجٹ کا لیس دین 1% ہے, 1% سے بھی کم. تو لیکن اس کے باوجود جو ہمارے یہاں پروگرام لائے گئے مختلف جائکا کی مدد سے, جو ہے حکومت سندھ کو جو محکمہ ماحولیات ہے اس کو ایک لیبارٹری بنا کر دی گئی, ایئر پولوشن کے حوالے سے سسٹم لگا کے دیا گیا, لیکن وہ سسٹم کام نہیں کر رہا. بہت زبردست سسٹم جائکا نے دیا, اور وہ کہتے ہیں گفٹ فرام دا پیپل آف جاپان. ٹھیک ہے, اگر ہم ٹیکنالوجی یوز نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے, چاہے وہ ہمارے انتظامی معاملات ہوں یا ہمارے فائنینشیل پرابلمز ہوں, لیکن اس کے لیے تو کوئی ٹیکنالوجی درکار نہیں ہوتی ہے. پوری دنیا میں یہ پریکٹس کی جاتی ہے. ہمارے یہاں تو درخت لگانے کے بجائے درخت کاٹے جاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ درخت جتنی بری طریقے سے کاٹے گئے ہیں, اس کا انجام یہ ہے, اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں جو لیس دین 2% رہ گیا ہے, 2% سے بھی کم. اور اس میں جو بھی درخت کاٹتا ہے, بہت ساری رپورٹس ہوئیں, مختلف اخبارات نے شائع کیا, چینل نے شائع کیا, ہمارے یہاں درخت کاٹنے کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے. دنیا بھر میں اگر آپ ایک درخت ہے بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے, اور درخت کاٹیں تو اس کے لیے ایک کے بدلے 10, 15, 20 درخت لگانے کے جو ہے وہ قوانین موجود ہیں. ہمارے یہاں ایسا کوئی نہیں ہے, کوئی لیگل کور موجود نہیں ہے, جس کا جو مرضی چاہتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے. درخت کاٹے جاتے ہیں. لگانے کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے, آپ کی نالج میں ہے؟ گرین بیلٹس لگانے کے لیے حکومت سندھ کا جو محکمہ ماحولیات ہے, اس وقت جتنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہو رہے ہیں اس میں ان کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ ایک درخت کے بدلے 5 اور 10 درخت لگائیں گے. حکومت محکمہ ماحولیات سے ایک کیمپین شروع کی تھی, لیکن اس کا امپلیمنٹیشن بہت ویک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جن اداروں کو مل کے بیٹھ کے کام کرنا ہے وہ آپس میں مل کے بیٹھتے نہیں ہیں. خالی ایک ادارہ یہ نہیں کر سکتا, یہ سب کی ذمہ داری ہے. درخت لگانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. ہمارے یہاں صرف اور صرف یہ بہانہ بنایا جاتا ہے, جناب ہم درخت لگا دیں گے, اس کی دیکھ بھال کون کرے گا, اس کے لیے پانی کہاں سے آئے گا, اور کتنا جو ہے لاکھوں ملین گیلنز پر ڈے پانی جو ہے وہ ہم ضائع کر کے سمندر میں اس وقت ڈال رہے ہیں. واٹر کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ اس وقت ان تمام ذمہ دار اداروں کے لیے چارج شیٹ ہے جنہوں نے کچھ نہیں کیا. اس میں اتنا سارا پانی جو ریسورس ہم ضائع کر رہے ہیں, اگر اس پانی کو ٹریٹ کر کے ہم ان درختوں کو دے دیں تو یہ درخت بھی پھلے پھولیں. لیکن اس کے لیے تمام اداروں کی
विल की ज़रूरत है, उनको की तरजीहात सेट करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया साकिब एजाज साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए और इस हसास मौजू पर आपने गुफ्तगू की हमारे साथ। तो माहौल को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और ये जो माहौलियाती आलूदगी है इसको उसी वक्त ख़त्म किया जा सकेगा कि जब सब इदारे संजीदा होकर इस मसले पर तवज्जो दें। एक ब्रेक ले रही हूँ और इस ब्रेक के बाद कुछ और बात होगी। कीप वॉचिंग न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। इस्लामाबाद की कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी पिछले कई रोज से बंद पड़ी थी। तालीमी अमल मुअत्तल था और तलबा एहतजाज पर थे। 13 निकाती एजेंडा था जो उन्होंने सामने रखा था, मुख्तलिफ मुतालबात कर रहे थे वो, लेकिन आखिरकार हफ्ते का दिन था कि जब इंतजामिया और तलबा के दरमियान मुज़ाकरात में फीसों की कमी का मुतालबा मंजूर किया गया और फीसों में 10% कमी का ऐलान भी किया गया, जिसके बाद आज और क्लासेस का बॉयकॉट ख़त्म करने पर मान गए और तय ये हुआ कि जामिया में आज से क्लासेस का आगाज़ किया जाएगा। लेकिन आज सुबह ही यूनिवर्सिटी में तालीमी अमल शुरू हुआ तो तलबा का एक ग्रुप फिर से एहतजाज पर आया और उनका ये मुतालबा था कि सिर्फ एक मुतालबे की मंजूरी पर वो क्लासेस का बॉयकॉट ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी को तलबा का जो 13 निकाती मुतालबात का एजेंडा है उसको तस्लीम करना होगा, जिसमें यूनिवर्सिटी से रेस्टिकेट की बहाली भी शामिल है, बेहतर ट्रांसपोर्ट के लिए पॉइंट्स की फराहमी, जामिया के अंदर सिक्योरिटी का मुनासिब इंतज़ाम समेत दीगर मुतालबात हैं। तो इन तमाम मुतालबात के साथ यूनिवर्सिटी में फिर से एहतजाज शुरू हुआ, डिपार्टमेंट्स को बंद करवा दिया गया और तालीमी अमल फिर से रोका गया, जिसके बाद भारी नफरी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुई है और एहतजाज करने वाले 100 से ज़ायद तलबा को हिरासत में लिया गया। जिसके बाद सूरत हाल कंट्रोल तो नज़र आ रही है, इंतज़ामिया ने क्लासेस शुरू कर दी, लेकिन तलबा अब भी सरापा एहतजाज हैं। तो ये जो मामला है इसी तरीके से कंट्रोल किया जाना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। हमें अमीरुल्लाह मरवत किया है, सरबराह हैं आप कायमा कमेटी बराए फेडरल एजुकेशन के। बहुत शुक्रिया अमीरुल्लाह साहब आपका। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने जब इस मामले को उठाया था, आपने कहा था कि एहतजाजी जो भी तलबा है उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए, लेकिन उस वक्त तो कोई एक्शन नहीं हुआ था। फिर फीसों में कमी के मुतालबे के बाद हमने देखा कि तमाम तलबा एहतजाज पर से चले गए थे वापस। आज पीसफुल को गिरफ्तार किया गया है। आप समझते हैं इस तरह की सूरत हाल कंट्रोल करना मसले का हल कैसे हो सकता है? अगर इस तरह से कंट्रोल की जाएगी सूरत हाल तो बात यह है कि जैसे आपने कहा कि हमने तलबा के खिलाफ एक्शन लेने का कहा है, देखिए ये बात सही नहीं है। हमने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि यूनिवर्सिटी खोल दें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत की कि वो इस अमल में यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करे जी। अब मदद किस टाइप की हो, वो मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, वो एक्शन लेना भी, क्रैक डाउन भी हो सकता है। हमने एक हिदायत दी थी और हिदायत पे अमल करना यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का और वफाकी हुकूमत का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। ठीक है, देखिए एहतजाज जब होता है तो वो एहतजाज में अगर तालीमी सरगर्मियाँ ये डिसरप्ट हो जाए तो इसको आप पीसफुल नहीं कह सकते। उनके मुज़ाकरात हो गए थे, जहाँ तक मुझे इल्म, मुज़ाकरात कामयाब भी हो गए थे और ऐलान भी हो गया था कि पीर से यूनिवर्सिटी खुलेगी। पीर से यूनिवर्सिटी ने खोला जाना था, लेकिन बीच में फिर कुछ स्टूडेंट्स आए और उन्होंने एहतजाज किया। तो मेरे ख्याल में ये चंद तलबा का एहतजाज करना और हज़ारों हज़बा का सेमेस्टर ज़ाया होना ये कोई अच्छी रिवायत या तो कोई बीच में अच्छी हुआ क्या था अमीरुल्लाह साहब? जब सारा मामला हल हो गया था, मुज़ाकरात हो गए थे, इस पूरे मामले में क्या कोई सियासी अमल दखल आपको नजर आता है? परसों तक तलबा ने एहतजाज खत्म किया, आप लोगों ने फीसों में कमी भी कर दी, वो भी मान गए थे, फिर एक मखसूस ग्रोह आज आया है, एक्टिव हुआ। इंटरफेरेंस है इसकी वजह, जिसकी वजह से ये मसला हल नहीं हो पा रहा, या फिर आप कोई और वजह देखते हैं जिसकी वजह से तलबा आज भी एहतजाज करने पर मजबूर रहे हैं? मेरे ख्याल में अगर मैं कहूं कि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है तो मेरे ख्याल में मैं गैस लगाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ होता है और इसके पीछे भी हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल मोटिव हो, लेकिन मैं इस नहीं हूं कि मैं कह सकूं कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव है। मेरे नज़दीक जहां तक मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं
जो मेरी कायम कमेटी के मैंडेट में है कि मैं यूनिवर्सिटी के वाइस ठीक है चांसलर अमीरुल्लाह को साहब, हिदायत ज़ाहिर करूं। तलबा के तमाम जो मुतालबात हैं वो तो दुरुस्त नहीं मालूम हो रहे हैं ना। बेहतर ट्रांसपोर्ट मांग रहे हैं वो आपसे, वो उनका हक है, इसमें कोई शक नहीं है कि यूनिवर्सिटी की जो सिक्योरिटी है वो मुनासिब होनी चाहिए, फिर फीसिस कम होने चाहिए। ये मुतालबात मान लेने में हर्ज क्या है? तस्लीम क्यों नहीं कर लेते आप उनके मुतालबात? मैं आपसे जो मैंने रिकमेंडेशंस दी थी वो आप सुन ले जी, और कौम भी सुन ले। The committee recommended to the Vice Chancellor of the Quaid-e-Azam University Islamabad to reopen the university from tomorrow with the support of the District Administration Islamabad in order to save the ongoing semester of the students. Number 2. ठीक है। The committee further asked the Vice Chancellor of the Quaid-e-Azam University to redress the legal and the right demands of the students and take serious action against those elements who are involved in serious crimes at the campus of the university. 3. The committee also recommended that the local administration in Islamabad should cooperate with the university in providing security cover against the miscreants and maintaining law and order situation in the university. ये exactly मेरे तीनों recommendations थी। वफाकी हुकूमत ने, HEC ने और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है इस्लामाबाद के, उन्होंने अमल करना था। वो कैसे करे, यूनिवर्सिटी इंतजामिया कैसे इस पे अमल करे, ICT इंतजामिया इस पे कैसे, वफाकी हुकूमत कैसे रिएक्ट कर दे, ये उनकी जिम्मेवारी है और उनका मैंडेट है, जो मेरा मैंडेट। चूँकि अमीरुल्लाह मरवत साहब सरबराह कायमा कमेटी बराए फेडरल एजुकेशन हमारे हमरा थे। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का ये मामला जल्द अज जल्द इसको हल करने की ज़रूरत है और वो तलबा जो कि एहतजाज पर बैठे हैं उनसे भी मुज़ाकरात की ज़रूरत है ताकि तालीमी अमल को आगे बढ़ाया जा सके। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। करने पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या?